हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम समझेंगे संस्थागत नियोजन। संस्थागत नियोजन क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग को हिंदी में संस्थागत नियोजन, अगर हम संस्थागत नियोजन का संधि विच्छेद करें तो इसका अर्थ हमें ज्ञात हो जाएगा। संस्थागत नियोजन का संधि विच्छेद करने पर पता चलता है संस्था प्लस गत प्लस नियोजन। संस्था क्या है? संस्था एक इंस्टीट्यूट को कहते हैं। संस्था कार्य करने का समूह है जहां कई सारे लोग एक जगह पे कार्य करते हैं, तो उसको संस्था कहते हैं। गत का मतलब होता है उसमें निहित, मतलब उसके अंतर्गत। और नियोजन का अर्थ होता है योजनाबद्ध तरीके से। नियोजन मतलब प्लानिंग करना। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि संस्थागत नियोजन का अर्थ है किसी संस्था के अंतर्गत की जाने वाला मतलब किया जाने वाला नियोजन, या हम कह सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट के अंतर्गत या इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग जो होती है उसी को संस्थागत नियोजन कहते हैं। संस्थागत नियोजन जो होता है वो एक तरीके से संस्था के अंतर्गत किया वाला नियोजन या व्यवस्था करना होता है। अगर स्कूल की बात करें, हम किसी स्कूल में बच्चों के भविष्य की रूपरेखा बनाना, तो ये क्या हो गया? संस्थागत नियोजन के अंतर्गत ही आ जाएगा। संस्थागत नियोजन का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है मुदालियर आयोग से। मुदालियर आयोग को आप लोग जानते हैं कि इसे माध्यमिक आयोग भी कहा जाता है, और ये आया है आपका 1952-53। तो जब ये आयोग बना, उसी आयोग में इसकी सिफारिश की गई थी, तो उसके बाद से इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के बारे में बात की जाती है। अब इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग हमने समझ लिया कि इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग क्या है, शब्द से ही पता चल गया हमें। अब इसमें क्या किया जाता है, तो इसके लिए हम ये 3 की पॉइंट समझ लेंगे, उसी से हमें समझ में आ जाएगा कि ये प्लानिंग क्या है और इसमें क्या किया जाता है। इसमें सबसे पहली बात हमें समझनी है कि हम कहाँ पर हैं। किसी इंस्टीट्यूट के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है। उसके मूल्यांकन करने के लिए बीच बीच में उसको अपना इवोल्यूशन करते रहना चाहिए कि हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है। उसका जो भी सुपरवाइजर होगा या उसका जो लीडर होगा, उसका ये काम होता है कि वो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में हमेशा ये सोचे उसकी प्रोग्रेस के लिए कि जो हम हैं, हम किस लेवल पर हैं, क्या हमें इसमें अभी और ऊपर जाने की जरूरत है। तो पहली बात हो गई हम कहाँ पर हैं। दूसरी, हमें कहाँ पहुंचना है, मतलब हमें लेवल समझ में आ गया कि हमारा लेवल ये है, तो अब हमें उसकी प्रोग्रेस के लिए और कितने ऊपर लेवल पे जाना है, तो हमें कहाँ पहुंचना है। दूसरी बात हमें समझ में आ गई। थर्ड है कि हमें वहां तक कैसे जाना है, मतलब वो रास्ता क्या होगा, उसके लिए हमें क्या पॉलिसी बनानी होगी, किन प्रिंसिपल्स पर चलना होगा, क्या क्या इस तरीके ऑर्गेनाइजेशन किए जाएंगे, क्या क्या चीजों की हमें आवश्यकता पड़ेगी जिससे हम वहां तक पहुंच सकें। तो ये 3 की पॉइंट के आधार पर ही इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की जाती है। पहली बात, हम कहाँ पर हैं, मतलब हमारा लेवल क्या है, हमें कहाँ पर पहुंचना है, हमें और कितना ऊपर प्रोग्रेसिव मतलब कितनी प्रोग्रेस और करनी है, और हमें वहां तक कैसे जाना है। तो इससे जो भी हमें अचीवमेंट चाहिए, जो भी हमें उपलब्धि चाहिए, उसके लिए हमें इन 3 चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इसके, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग जो भी प्लानिंग की जाती है इंस्टीट्यूट में, हर इंस्टीट्यूट में जब प्लानिंग की जाती है उसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स जरूर होते हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है। तो इसके प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि स्पष्ट, प्रभावी एवं लचीली प्रक्रिया। जो भी प्लानिंग आप करेंगे वो स्पष्ट होना चाहिए, प्रभावी मीन्स इफेक्टिव होना चाहिए, एवं लचीली फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। ये 3 खूबी उसमें जरूर होनी चाहिए। जब ये 3 क्वालिटी होंगी, इससे क्या है कि जब क्लियर होगा तो हर कैंडिडेट को समझ में आ जाएगा कि आपने क्या प्लानिंग की है और सभी लोगों को आपने क्या काम बांटे हैं, तो हर बंदा अपने काम को अच्छे से समझ लेगा अगर आपकी प्लानिंग बहुत स्पष्ट और क्लियर है तो। दूसरी चीज, जो भी प्लानिंग है, आप किसी गोल्स को पाने के लिए, किसी अचीवमेंट के लिए उस प्लानिंग को कर रहे हैं, तो उसके लिए वो प्लानिंग जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी आपने हवा में ऐसे ही प्लानिंग कर ली और आप उस पर चलने लग गए, तो उससे क्या होगा, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इफेक्टिव भी होनी चाहिए। इफेक्टिव के साथ में जो भी नॉर्म्स आप तैयार कर रहे हो
वो फ्लेक्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी बंदे को बता दिया कि आपको इतने दिनों में इतना काम करना है और किसी तरीके से उसको कोई प्रॉब्लम हो गई उस बंदे को, या वो नहीं समझ पाया, या उसके संग कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई कि वो इतने दिनों में काम नहीं कर पाया, तो आपने तो उसको पनिशमेंट दे दिया या आपने उसको उस स्कीम से ही हटा दिया, अलग कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें बैरियर्स भी आते हैं, तो उनको समझने के लिए हमें प्लानिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई भी करना होता है। तो ये 3 चीजें बहुत स्पष्ट हो गई कि जो भी आपकी प्लानिंग है वो क्लियर हो, इफेक्टिव हो एंड फ्लेक्सिबल हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं विशिष्ट समूहों एवं संगठनों की सहभागिता। मतलब विशिष्ट जो समूह होते हैं, जो सोसाइटीज होती हैं और जो आपकी सोसाइटीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, इस तरीके की जो भी होती हैं, उनको भी पार्टिसिपेंट उनका जरूर होना चाहिए। सभी के सहयोग से ही काम आगे बढ़ना चाहिए। और नेक्स्ट है निरंतर मूल्यांकन। मतलब जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें बीच बीच में इवोल्यूशन होता रहना चाहिए। मान लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट की ये प्लानिंग है कि मुझे 1 साल के अंतर्गत इतना सारा काम बढ़ा लेना है। मतलब मुझे बहुत सारी, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, किसी यूनिवर्सिटी की ये प्लानिंग है कि मुझे 1 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिग्री पहुंचा देनी, उसके घर पहुंचा देनी है। मान लीजिए डिग्री नहीं बढ़ पाई है या लोग यहाँ पे आके भीड़ लगा लेते, तो मुझे उनके घर तक इतनी डिग्री पहुंचा देनी है, 1 साल के अंदर मुझे इतनी डिग्री डिस्ट्रीब्यूट करवा देनी है अपनी यूनिवर्सिटी से। तो वहां क्या है, आप बीच बीच में ये मूल्यांकन करते रहिए कि 1 साल आपने बोला, ऐसे नहीं 1 साल बाद आप देखेंगे कि 1 साल में कितना काम हो गया, नहीं, बल्कि आपको बीच बीच में ये देखते रहना चाहिए कि जो मैंने काम सौंपा था अपने लोगों को, एक प्लानिंग के आधार पर लोगों को बोला था कि आपको ये काम करना है, तो वो काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। या इसके अलावा कोई बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी बनती हैं, बहुत सारी प्लानिंग ऐसी होती हैं, तो उनका हमें लगातार इवोल्यूशन करते रहना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस। प्लानिंग की नीड क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। सिंपल सी बात है, हमने प्रिंसिपल समझ लिए तो ये भी हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इससे अगर प्लानिंग की जाती है किसी इंस्टीट्यूट में तो उससे होने से क्या क्या फायदे हैं ये आप देख लीजिए। कम से कम संसाधनों में अधिकतम लाभ, मतलब कम से कम रिसोर्सेज में, कम से कम फैसिलिटीज में, कम से कम वर्क में ज्यादा से ज्यादा हमें काम मिल जाता है, ज्यादा से ज्यादा हमें लाभ मिल जाता है, फायदे मिल जाते हैं। नेक्स्ट है समय, श्रम, धन की बचत। टाइम, आपकी मेहनत, आपका पैसा, इन सब की सेविंग होती है। मतलब कोई भी प्लानिंग के साथ आप काम करते हैं तो ये सब, क्योंकि सिस्टमेटिक काम होता है तो हमारा समय भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है और पैसा भी कम लगता है, और बिना प्लानिंग के कोई भी काम करते तो उसमें ये सभी चीजें बहुत वेस्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक वातावरण। जो भी इंस्टीट्यूट का वातावरण होता है, एनवायरमेंट होता है, वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, होता है या होना चाहिए। अगर डेमोक्रेटिक नहीं होगा तो वहां का काम बहुत ही बोझिल हो जाएगा, लोग उस काम को नहीं कर पाएंगे और जैसा आपको रिजल्ट चाहिए उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो ये प्लानिंग होने की वजह से वहां पे क्या होता है कि डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट होता है, क्योंकि काम सभी को सौंप दिया जाता है तो सभी अपना अपना काम करते हैं। नेक्स्ट है गुणात्मक उपलब्धि। मतलब जो भी अचीवमेंट होती है वो क्वालिटेटिव होती है, सभी अपना अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि जो बड़ी प्लानिंग की जाती है उसके साथ छोटी छोटी हर बंदा अपनी प्लानिंग कर लेता है कि मुझे काम कैसे करना है और किस तरीके से करना है, तो उसका काम अच्छा ही होता है, तो क्वालिटेटिव आपकी अचीवमेंट हो गई। नेक्स्ट हो गया स्थिरता। जो भी काम होता है ऐसा नहीं कि आज हुआ कल वो पॉलिसी खत्म हो गई या कल वो प्लानिंग खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता, स्थिरता होती है। कोई भी प्लानिंग जब हम कर लेते हैं सिस्टमेटिक तो उसमें उस वर्क में स्थिरता आ जाती है। और समस्याओं का निराकरण, जैसा कि मैंने प्रिंसिपल से बताया कि टाइम टू टाइम बैरियर्स भी आते हैं। कोई भी प्लानिंग हम करते हैं और जब उस पर हम काम जब शुरू कर देते हैं प्रोग्रेसिव वे में तो बैरियर्स भी बहुत आते हैं, तो बैरियर्स वही प्रॉब्लम्स होती हैं, तो समस्याओं का भी बीच बीच में निराकरण होता रहता है, क्योंकि पहले से नहीं पता है क्या बैरियर्स आने वाले हैं, क्या समस्याएं आने वाली हैं हमारे सामने, लेकिन जब कोई वर्क शुरू होता है तो अपने आप पता चलता रहता है कि क्या प्रॉब्लम है, उनका निराकरण भी होता रहता है। अब हम समझते हैं नियोजन के प्रकार, कितने प्रकार का नियोजन होता है। तो नियोजन के प्रकार हैं आपके
ये कुल मिला के 4 प्रकार मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला है समय के आधार पर, मतलब टाइम के आधार पर कितने प्रकार का नियोजन किया जाता है। तो टाइम के आधार पर हम 2 प्रकार का नियोजन कर सकते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन मतलब शॉर्ट टर्म, जो छोटे समय के लिए, थोड़े से समय के लिए हमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करना होता है इंस्टीट्यूट में। जैसे कि मान लीजिए कोई मेहमान आने वाला है आपके इंस्टीट्यूट में, कोई बहुत बड़ा अतिथि आने वाला है, उसका आपको स्वागत करना है, तो क्या होगा, अल्पकालीन प्लानिंग की जाएगी। उसमें शॉर्ट टर्म की, उस दिन वो इंसान आएगा उससे पहले जो भी तैयारी करनी है हमें उसके स्वागत के लिए, उसकी व्यवस्था करना, तो उसकी प्लानिंग करना। नेक्स्ट है दीर्घकालीन योजना बनाना, मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना। लॉन्ग टर्म हो गया जैसे कि हमें 1 साल की प्लानिंग करनी है, 2 साल की करनी है, 5 साल की करनी है। मान लीजिए कोई ऐसी योजना है कि 5 साल में हमें इतना इतना वर्क कंप्लीट करवा लेना है, तो इसको हम लॉन्ग टर्म कहेंगे। तो ये हो गया समय के आधार पर। नेक्स्ट है आपका प्रबंध के आधार पर, मतलब मैनेजमेंट के लेवल पर जो होती है वो होती है 3 प्रकार की आपकी प्लानिंग होती है। एक तो उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल की, जो मैनेजमेंट में मान लीजिए कोई बहुत बड़ा फेरबदल करना है, जो इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट है उसमें कोई उसके मैनेजमेंट से संबंधित कोई बड़ा वर्क हमें करना है, तो बहुत हाई लेवल का, मान लीजिए कोई चेयरपर्सन उसके चेंज होने हैं, या कोई और इस तरह का वर्क हो सकता है। मध्य स्तरीय मतलब मीडियम लेवल का हो गया कि आपका उस सोसाइटी मतलब आपका जो मैनेजमेंट है उसमें थोड़ा सा फेरबदल करना है। और आपका हो गया निम्न स्तरीय मतलब एकदम ही लो लेवल का, कि मान लीजिए कोई मीटिंग बुलानी है हमें और उस मीटिंग को हमें करना है और उसके बाद खत्म, उसके लिए प्लानिंग करना है कि किस किस समय हमें मीटिंग करनी है। तो ये हो गया आपका प्रबंध स्तर पर मतलब मैनेजमेंट लेवल पर। और उसके बाद है आपका थर्ड उपभोग के आधार पर, मतलब कि उपभोग मतलब कि यूटिलिटी के आधार पर हम कह सकते हैं इसे। तो इसके आधार पर हो सकता है परमानेंट और टेम्परेरी, मतलब स्थायी और अस्थायी। तो ये हो गया कि हमें कोई चीज यूटिलाइज करना है किसी का, कोई हमें ऐसी मान लीजिए ग्रांट मिल जाती है, कोई ऊपर से सरकार से हमें उस इंस्टीट्यूट में कोई ग्रांट मिली है, तो ग्रांट में वो ग्रांट हमें परमानेंट यूज करनी है या कुछ दिनों के लिए ही हमें यूज करनी है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई हमें ग्रांट मिली, तो हमें कोई बड़ा अचीवमेंट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो स्थायी है, हो सकता है कि हमारा ग्रेड ऊपर कर दिया गया हो, तो इस तरह का हो गया, परमानेंट हो गया। और अस्थायी क्या है, टेम्परेरी, मतलब थोड़े से समय के लिए हमें कोई भी यूज करने के लिए चीज दी गई है। जैसे कि मान लीजिए कोई नई स्कीम आई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो स्कूलों में जैसे मान लीजिए कंप्यूटर दे दिए या लैपटॉप दे दिए कुछ दिनों के लिए बच्चों को ट्रायल पे, कि इससे पता चले कि बच्चों की पढ़ाई पे क्या फर्क पड़ रहा है, बच्चे अच्छे से उसको पढ़ाई में यूज कर रहे हैं या गलत चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो ट्रायल के तौर पे लिए, उसके बाद वो वापस ले लिए, तो ये हो जाएगा अस्थायी। इसके बाद है महत्व के आधार पर, मतलब इंपॉर्टेंस के आधार पर। तो महत्व के आधार पर अगर कोई प्लानिंग की जाए तो समष्टि नियोजन, समष्टि नियोजन होता है मतलब पूरे, समष्टि का मतलब पूरा होल, जैसे कि पूर्ण से अंश की ओर, जैसे गेस्टाल्टवादियों का जो आपकी सोच थी, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया समष्टि मतलब पूरे की प्लानिंग करना, पूरा इंस्टीट्यूट है उसकी प्लानिंग करना। व्यूह रचना होता है कि मान लीजिए थोड़े से एरिया की प्लानिंग करना, पूरे इंस्टीट्यूट की ना करके कोई बीच बीच में हमने कोई चीजें ऑर्गेनाइज की हैं, तो वो आपकी वो हो जाएंगी और परिचालन हो जाएगा कि उससे भी थोड़ा। तो इस तरीके से हमने समझा कि समय के आधार पर, प्रबंध स्तर के आधार पर, उपभोग के आधार पर और महत्व के आधार पर प्लानिंग कैसे की जाती है किसी इंस्टीट्यूट में। मैं आपको इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग समझा रही थी, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा मेरा पढ़ाया हुआ। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप और भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब